बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो बेचारी मासूम लड़की जिसको माँ बाप ने ज़माने की सर्द गर्म हवा भी न लगने दी, वो नहीं जानती थी कि ज़िंदगी उसको हवा के थपेड़ों की जद में रखने वाली है। वो जिसको गर्म हवा छू कर भी न गुजरी थी, उसकी ज़िंदगी दिन रात आग में गुजरने वाली थी। ऐसी आग जो उसकी सारी ज़िंदगी को जला कर रख देती। वो नहीं जानती थी कि जिस जगह वो जा रही है उससे भयानक जगह और कोई भी नहीं। एक पल में उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो क्या थी और क्या होने जा रही थी। वो नहीं जानती कि उसकी मासूमियत उससे छीन ली जाएगी। उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर होने वाली थी। उसकी आंख खुली तो उसका सर बहुत भारी हो रहा था। उसने दोनों हाथों से अपने सर को थामा और नज़रें अतराफ में दौड़ाई। सामने जो मंजर उसे देखने को मिला वो एक झटके से उठ बैठी। वो बहुत नासमझी से चारों जानिब देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो है कहाँ। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि बाहर से आने वाली आवाज़ों ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। उस पर बदनामी का स्याह धब्बा लग चुका था। वो सारे ज़माने में रुस्वा हो चुकी थी। ये मंजर लाहौर के गर्ल्स कॉलेज का है, जहाँ इस वक्त छुट्टी का वक्त है। अगर निगाह मेन गेट से अंदर की तरफ दौड़ाई जाए तो वहाँ इस टाइम बहुत ज़्यादा रश था। सैकड़ों की तादाद में लड़कियां बाहर निकल रही थीं, जिनमें से कुछ ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था और कोई टोली की सूरत में बाहर की जानिब बढ़ रही थीं। बाहर गाड़ियों का भी बेतहाशा रश था। कॉलेज के गेट के बाईं जानिब एक समोसे और चिप्स बनाने वाले का ठेला था और साथ ही पॉपकॉर्न की रेडी भी थी। साथ में एक आइसक्रीम वाला भी था, लेकिन चूंकि सर्दियों के दिन थे इसलिए ज़्यादातर लड़कियां समोसे और चिप्स वाले के पास ही खड़ी थीं। वो बड़ी महारत से समोसे और चिप्स बना बना कर दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट भी थी। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपकी बच्ची कॉलेज से छुट्टी के वक्त चली गई थी। मैंने आपको मुतअद्दिद बार सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दी है। आपकी बेटी को कॉलेज से बाहर निकलते हुए साफ तौर पर देखा गया है। अब आपकी बेटी घर नहीं पहुँची तो इसमें मेरा कसूर कैसे हो सकता है? कॉलेज की प्रिंसिपल पिछले 6 घंटे से उनको सफाइयाँ दे रही थी। अब तक उसने छुट्टी भी न की थी, लेकिन मुकाबिल भी जैसे ठान कर आए थे। वो किसी तौर पर उनकी कोई बात सुनने को तैयार न थे। उनकी बस एक ही रट थी कि उनकी बेटी का पता चलाएं। पिछले 8 घंटे से उन्होंने अपनी लाडली बेटी को नहीं देखा था। जाने वो किस हाल में होगी, कैसी होगी। वैसे भी जवान लड़की का पूरे दिन से घर से लापता होना बहुत तशवीशनाक था। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग ना मिला। वो खुद भी बहुत पछता रहे थे कि क्यों उन्होंने उसकी बात मानी। वो रोज़ उसे खुद पिक एंड ड्रॉप देते थे, लेकिन पिछले हफ्ते जब वो उसे छोड़ने आने लगे तो उसने कहा कि बाबा, मैं इन गाड़ियों में घूम घूम कर थक गई हूँ। आप वैसे मेरी वजह से तकलीफ़ करते हैं, आप रहने दें, मैं खुद ही चली जाया करूँगी। साथ में मेरी एक दोस्त भी है जो यहाँ से 4 गेट छोड़कर आगे रहती है। वो रोज़ पैदल आती जाती है और कॉलेज भी कौन सा दूर है, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि रोज़ उसी के साथ आया जाया करूँगी। और आप मेरी बात मानेंगे, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। उसकी नाराज़गी के डर से उन्होंने उसकी बात मान ली। वो 1 हफ्ते से अपनी दोस्त के साथ आ जा रही थी, लेकिन आज कॉलेज से घर ना आई। जब 2 घंटे गुजर गए तो उसकी माँ को तशवीश हुई। उसने फ़ौरन से अपने शौहर को कॉल की और सारी सूरत हाल बताई। वो जल्दी से उसे लेने कॉलेज पहुँचे, मगर वो नहीं जानते थे कि उन्होंने आने में बहुत देर कर दी। कॉलेज से जो उन्हें पता चला उससे वो सही मानी में परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने दिल को तसल्ली दी और थाने की जानिब चल दिए। लाहौर सिटी थाने के अंदर दाखिल होकर उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, तो इंस्पेक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम 6 घंटे से पहले कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत इल्तिजा की, लेकिन इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़कर माजरत कर ली। वो पिछले 8 घंटे से कॉलेज प्रिंसिपल के सामने बैठे हुए थे, पर कॉलेज प्रिंसिपल के लिए ये कोई नई बात ना थी। आए रोज़ यही होता था। रोज़ कॉलेज से कोई न कोई लड़की गायब होती और उसके वालिदैन घंटों आकर प्रिंसिपल के सामने बैठे रहते। वो अब इन सब की आदी हो चुकी थी। अब तक वो लातादाद ऐसे केस हल कर चुकी थी, लेकिन हैरत की बात ये कि कभी किसी को उन लड़कियों के गायब होने का पता ना चल पाता। जब भी कोई नया केस आता वो ऐसे हैरानगी जाहिर करती जैसे उसे बहुत सदमा लगा हो कि उसके कॉलेज में ये कैसे हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहस से उकता जाती और किसी तरह इन वालिदैन को वहाँ से रुखसत करवा कर अपनी जान छुड़वा लेती। आज भी यही हुआ। इस बहस से बहुत थक चुकी थी। उसने उनको कहा कि आप ऐसा करें, उसकी दोस्त के घर जाकर देखें, हो सकता है वो वहाँ हो। आजकल की बच्चियाँ कंबाइंड स्टडीज़ के लिए एक दूसरे के घर रुक जाती हैं। अब के वो बहुत बेजारियत से बोली थी।
चारों नाचार उन्हें उठना पड़ा। वो इस वक्त बहुत परेशान थे और ख़ुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। उनके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, लेकिन फिर भी उनकी लाडली का कोई पता न चल रहा था। वो वहाँ से निकले और गाड़ी में बैठकर उसकी दोस्त के घर की तरफ रवाना हो गए। उनके निकलते ही प्रिंसिपल के चेहरे पर एकदम से गुस्से भरे तासुरात नुमाया हुए। उसने फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया और करख्त आवाज़ में मुखातिब हुई। उसने कहा कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि एक दिन रुक जाओ, लेकिन तुम्हें समझ कहाँ आती है। कितना समझाया था तुम्हें कि हर कदम सोच समझ कर उठाना, लेकिन तुम में अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कुछ दिन इस कॉलेज के बाहर समोसे नहीं बेचोगे, लेकिन इसके बावजूद तुमने ना सिर्फ समोसे बेचे बल्कि इतना सारा रायता भी फैला दिया, जिसको समेटते समेटते मेरा दिमाग फट गया है। उसने एकदम से अपनी कनपटी को 2 उंगलियों से दबाया था। उसकी बात पर मुकाबिल का एक ज़ोरदार कहकहा उसके फ़ोन के स्पीकर से गूंजा था और उसकी आवाज़ आई। उसने कहा कि एक दफ़ा किसी चीज़ की लत लग जाए तो फिर कहाँ सब्र होता है। आप रात को टाइम से पहुँच जाना, आपके सर दर्द का बेहतरीन इंतज़ाम है। प्रिंसिपल ने उसकी बात सुनकर सर झटका और कहा कि तुम एक दिन बहुत बुरा फंसाओगे, हमें बहुत एहतियात से सारे काम करने होंगे। अगर तुम्हारी लापरवाही से हमें कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें समोसे बनाने तो क्या, देखने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। तुम जानते हो मेरी सफाकियत को। ये कहकर प्रिंसिपल ने फ़ोन बंद कर दिया और आज हुए वाक़े से जान छुड़ाने का कोई तरीका सोचने लगी। उसके चेहरे से परेशानी साफ आया थी। उसने एकदम से दराज खोलकर एक रजिस्टर निकाला और उस लड़की की दोस्त का नाम और नंबर देखने लगी। नाम देखते ही उसके चेहरे पर सुकून के तासुरात छा गए। उसने एक पुरसकून सांस खारिज किया और कुछ सोचकर उसने वो नंबर मिलाया। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई। उसने मुकाबिल की सुने बगैर ही कहा कि अच्छा चिड़िया, बहुत दिन हुए तुझसे मुलाकात नहीं हुई तो तूने भी पर निकाल ली है। तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी, फ़िलहाल जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। उसने उसको कहा कि कुछ देर में तुम्हारे घर में मेहमान पहुँचने वाले हैं। तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है। याद रखना कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। उसके अलावा जो भी कर सकती हो करो, लेकिन ये किस्सा आज ही ख़त्म हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल के चेहरे पर एक ख़तरनाक मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि बस 1 हफ्ता, उसके बाद मुझे जिसका इंतज़ार था वो हो जाएगा। मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। प्रिंसिपल की बातें सुनकर कोई भी कांप जाता। जाने उसका ऐसा कौन सा मकसद था, जाने वो क्या करने वाली थी। जब वो लोग अपनी बेटी की दोस्त के घर पहुँचे तो आगे से जो खबर उनको सुनने के लिए मिली वो साकत रह गए। उन्होंने बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया। उन पर तो कयामत टूट पड़ी थी। दौलत, शोहरत, पैसा किसी काम ना आया था। उस एक पल ने उनकी दुनिया हिला कर रख दी थी। वो कभी भी इस बात पर यकीन ना करते, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा उनसे अपने पाँव पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं लाहौर गर्ल्स कॉलेज में ज़ेरे तालीम हूँ। आज मैं छुट्टी के वक्त कॉलेज से निकली और घर जाने लगी। हमारे कॉलेज के गेट के बाएं जानिब एक समोसे और चिप्स वाले की रेहड़ी थी। वैसे तो हमें अपनी टीचर्स ने मना कर रखा था कि बाहर से कोई चीज़ नहीं लेकर खानी, लेकिन अगर कोई चीज़ ले भी लो तो उसे घर जाकर खाओ। लेकिन आज मुझे अचानक से ही भूख महसूस हुई और मेरा दिल समोसे खाने का किया। मैंने अपने कदम समोसे वाले की जानिब बढ़ाए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये कदम मुझे समोसों की तरफ नहीं बल्कि अपनी बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इनकी मंजिल एक ऐसी दलदल थी जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। मैंने समोसे लिए और साइड पर खड़ी होकर खाने लगी। कुछ देर के बाद अचानक से मुझे अपने आसपास की सारी चीज़ें चकराती हुई महसूस हुई। मेरा सर एकदम से भारी हो गया। मैंने बार बार पलकें झपकी और आंखों को बंद करके खोला, लेकिन मंजर फिर भी धुंधलाता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक क्या हो गया। मैं नहीं जानती थी कि मैं जिस दलदल में फंसने जा रही हूँ वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आगे की ज़िंदगी मेरी तारीकी में गुजरने वाली थी। 2 आदमियों ने मुझे बाजुओं से थामा और घसीट कर एक वैन की तरफ लेकर जाने लगे। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़ुबान और हाथ जैसे मफलूज हो गए थे। मैं उन डाकुओं को बताना चाहती थी कि मैं बहुत बड़े बाप की बेटी हूँ, मेरे बाप से पैसे ले लें और मुझे छोड़ दें, मगर मैं नहीं जानती थी कि एक दिन की कमाई से उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मुझे रोज़ कमाई का ज़रिया बनाना चाहते थे। मैं नहीं जानती थी कि मैं किस कदर सफ़ाक लोगों के हाथ लग गई हूँ। मैंने ख़ुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत मेरे साथ ना थी। आखिरी मंजर जो मेरी आंखों ने देखा वो ये था कि मुझे घसीट कर वैन में डाला गया।
اس کے بعد میرے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ یہ تاریکی صرف میرے ذہن پر ہی نہیں بلکہ میری زندگی اور میرے نصیب پر بھی چھا گئی تھی۔ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی سے زندگی کیا کیا امتحان لینے والی ہے۔ وہ بیچاری معصوم لڑکی جس کو ماں باپ نے زمانے کی سرد گرم ہوا بھی نہ لگنے دی، وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی اس کو ہوا کے تھپیڑوں کی زد میں رکھنے والی ہے۔ وہ جس کو کبھی گرم ہوا بھی نہ چھو کر گزری تھی، اس کی زندگی دن رات آگ میں گزرنے والی تھی، ایسی آگ جو اس کی ساری زندگی کو جلا کر رکھ دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس جگہ وہ جا رہی ہے اس سے بھیانک جگہ اور کوئی بھی نہیں۔ میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما اور نظریں اطراف میں دوڑائیں۔ سامنے جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا، میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں بہت ناسمجھی سے چاروں جانب دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر وہ ہے کہاں۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ باہر سے آنے والی آوازوں نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی، مجھ پر بدنامی کا سیاہ دھبا لگ چکا تھا، میں سارے زمانے میں رسوا ہو چکی تھی۔ باہر اونچی اونچی آواز میں کانوں کو پھاڑ دینے والا میوزک بج رہا تھا اور گھنگروؤں اور ڈھول کی تھاپ رقص و سرور کی محفل گرم ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے اس جگہ کے بارے میں کہانیوں اور ڈراموں میں پڑھا تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھی ہے، آج میں خود یہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر اپنی نظر چاروں جانب دوڑائی۔ یہ ایک بند کمرہ تھا جس میں ایک دروازہ اور ایک ہی روشن دان تھا جو کافی اونچائی پر تھا۔ اس کے علاوہ ایک میز تھی جس پر پانی کا گھڑا اور گلاس رکھا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک فل سائز شیشہ نصب تھا اور اس کے سامنے موجود میز پر میک اپ کے تمام لوازمات رکھے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن باہر ہوتے شور میں اس کی آواز کہیں دب کر رہ گئی۔ میں تھک ہار کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ بے اختیار مجھے میرے ماں باپ کی یاد آئی۔ کاش میں اس وقت ان کے پاس ہوتی، وہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ ان کی لاڈلی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے قدموں کی آواز اپنے کمرے کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں فوراً سے جا کر آنکھیں بند کر کے بستر پر پہلی والی پوزیشن میں لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور دو عورتیں اندر آئیں۔ ایک نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور دوسری میرے پاس آ کر مجھے ہلا جلا کر چیک کرنے لگی۔ مجھے اس کی آواز آئی۔ وہ دوسری سے کہہ رہی تھی کہ حیرت ہے چمکیلی، یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی، لگتا ہے کوئی بہت ہی نازک کلی ہے، اسی لیے دوائی کا اثر زیادہ ہو گیا۔ خیر تو اس کے پاس رہ اور اس پر دھیان رکھ، جب اٹھے تو اس کو کھانا کھلا دیجیے، اور ہاں اس کو تیار رکھ، 1 ہفتے کے بعد سیٹھ آ رہا ہے، اگر اس کا دل اس پر آ گیا تو ہماری قسمت جاگ جائے گی۔ میرے سر کے اوپر وہ موت کی تلوار لٹکا کر خود کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے اس کی باتیں سن کر میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ میں نے بہت دیر بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا، لیکن آخر کب تک؟ پیٹ میں دوڑتے چوہوں نے مجھے اپنی آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا، اور آنکھیں کھولتے ہی مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ یہ منظر ریڈ لائٹ ایریا میں موجود ایک حویلی کا ہے، وہ حویلی جس میں ہر روز رقص و سرور کی محفلیں سجتیں اور درجنوں عزتوں کو نیلام کیا جاتا، جس کی مالکن گلشن بائی ایک موٹی اور بدنما عورت تھی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور آج بھی محفل اپنے عروج پر تھی، لیکن آج کی محفل کی خاص بات یہ تھی کہ آج یہاں سے چند لڑکیاں باہر کے ملک سمگل کی جانی تھیں۔ ایک کمرے میں 8 سے 10 لڑکیوں کو آج دوپہر میں لا کر بند کیا گیا تھا، مجھے بھی ان کے ساتھ ہی رکھا گیا تھا۔ ان میں سے چند لڑکیاں دوپہر سے چیخ چیخ کر تھک چکی تھیں، جبکہ کچھ ابھی بھی وقفے وقفے سے رو رہی تھیں۔ سب اس ناچ گانے سے بھاگنا چاہتی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ظالم اور سفاک عورت کچھ اور ہی سوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان معصوموں کی معصومیت کا سودا کر کے بیٹھی تھی۔ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ یہ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب مجھ سمیت ان معصوموں کو بازار حسن کی محفل میں لے جایا جانے لگا۔ ہم سب کے چہروں پر ڈر تھا اور دل کانپ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہماری بولی لگتی، اچانک سے پوری حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ سارے نواب زادے ارد گرد چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ پولیس کی ریڈ پڑ چکی تھی، ہوا کی بیٹیاں نیلام ہونے سے بچا لی گئی تھیں، سب کے رکے ہوئے سانس بحال ہو گئے تھے۔ پولیس ایک ایک درندے کو پکڑ کر پولیس وین میں ڈال رہی تھی۔ میں نے ایک پرسکون سانس خارج کی اور مسکرا کر چمکیلی کی طرف دیکھا۔ ہمارا پلان کامیاب ہوا تھا۔ چمکیلی کے چہرے پر ایک آسودہ مسکراہٹ تھی۔ وہ خود کو تو نہ بچا سکی تھی، لیکن اس نے کئی زندگیاں بچا کر کئی عزتیں بچا لی تھیں۔ باہر اونچی اونچی آواز میں کانوں کو پھاڑ دینے والا میوزک بج رہا تھا۔
और घुंघरुओं और ढोल की थाप रक्स व सरूर की महफिल गर्म होने का पता दे रही थी। मैंने इस जगह के बारे में कहानियों और ड्रामों में पढ़ा था, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, आज मैं खुद यहाँ पहुँच गई थी। मैंने एक दफ़ा फिर अपनी नज़र चारों जानिब दौड़ाई। ये एक बंद कमरा था जिसमें एक दरवाज़ा और एक ही रोशनदान था जो काफ़ी ऊंचाई पर था। इसके अलावा एक मेज़ थी जिस पर पानी का घड़ा और गिलास रखा था। सामने दीवार पर एक फुल साइज़ शीशा नस्ब था और उसके सामने मौजूद मेज़ पर मेकअप के तमाम लवाजिमात रखे थे। मैं फ़ौरन से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। मैंने दोनों हाथों से दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर होते शोर में उसकी आवाज़ कहीं दब कर रह गई। मैं थक हार कर दरवाजे से टेक लगा कर बैठ गई। मुझे वक्त का कोई अंदाज़ा न था। बेख्तियार मुझे मेरे माँ बाप की याद आई। काश मैं इस वक्त उनके पास होती। वो तो जानते भी नहीं होंगे कि उनकी लाडली कहाँ है और किस हाल में है। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे कदमों की आवाज़ अपने कमरे की तरफ आती हुई महसूस हुई। मैं फ़ौरन से जाकर आंखें बंद कर बिस्तर पर पहले वाली पोजीशन में लेट गई। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 औरतें अंदर आईं। एक ने खाने की ट्रे मेज़ पर रखी और दूसरी मेरे पास आकर मुझे हिला जुलाकर चेक करने लगी। मुझे उसकी आवाज़ आई। वो दूसरी से कह रही थी कि हैरत है चमकीली, ये अभी तक होश में नहीं आई। लगता है कोई बहुत ही नाजुक कली है, इसीलिए दवाई का असर ज़्यादा हो गया। खैर, तू इसके पास रह और इस पर ध्यान रख। जब उठे तो इसको खाना खिला दीजिए, और हाँ, इसको तैयार रख, 1 हफ्ते के बाद सेठ आ रहा है। अगर उसका दिल इस पर आ गया तो हमारी किस्मत जाग जाएगी। मेरे सर के ऊपर वो मौत की तलवार लटका कर खुद कमरे से चली गई। पीछे उसकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह गया। मैंने बहुत देर बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन आखिर कब तक। पेट में दौड़ते चूहों ने मुझे अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया, और आंखें खोलते ही मुझे एक और झटका लगा। चमकीली कोई और नहीं बल्कि मेरी कॉलेज की दोस्त थी। मैंने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। वो मुझे देखकर फूट फूट कर रो दी और मुझसे माफ़िया मांगने लगी। मुझे उसे इस तरह करते देख बहुत हैरत हुई। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने कहा कि तुम यहाँ कैसे? तो उसने कहा कि एक दिन मैंने समोसे वाले से समोसे लेकर खाए। उसके 2 मिनट बाद ही मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तो तुम्हारी जगह मैं थी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हूँ, और मेरे साथ वो दरिंदा सिफ्त इंसान था जिसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुम्हें भी उठा कर ले आएंगे। तुम्हारी गुमशुदगी के बाद तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें बहुत ढूंढा। वो मेरे घर भी आए, लेकिन मैं उस वक्त प्रिंसिपल की बातों से खौफजदा हो गई थी। मैंने तुम्हारे वालिदैन से झूठ बोला कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो और उसके साथ भाग गई हो। मुझे माफ़ कर दो। ये लोग रोज़ मुख्तलिफ़ कॉलेजों से लड़कियां अगवा करके लाते हैं, फिर यहाँ उनकी हर रात को बोली लगाई जाती है। हर रात उनका नया ख़रीदार होता है। तुम खुशकिस्मत हो जो अभी तक तुम्हारी इज़्ज़त महफूज है, लेकिन ये इस बार और भी बहुत कुछ बुरा करने वाले हैं। कॉलेज प्रिंसिपल इस मोटी बदनुमा औरत की बहन है और वो समोसे वाला इनका भाई। इस बार वो किसी सेठ के यहाँ लड़कियाँ स्मगल करने वाले हैं। हमें कैसे भी करके उनको रोकना है। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। एक साथ इतने सारे भयानक इंकशाफ हुए थे मुझ पर। मैंने चमकीली को गले लगाया और फिर हमने अपना मंसूबा बनाया, जिसके तहत चमकीली बाजार के बहाने बाहर गई और सिटी थाने के SHO के नाम मदद के लिए एक ख़त लिखा, जिसमें उसने गुलशन बाई और उसकी हवेली का पता लिखा। उसके बाद उसने लिखा कि प्लीज़ हमारी मदद करें। ये गुलशन बाई बहुत बुरी औरत है। उसने यहाँ बहुत सी लड़कियों को कैद करके रखा है। उसके साथ कॉलेज की प्रिंसिपल भी मिली हुई है और बाहर समोसे बेचने वाला भी। ये वहाँ से लड़कियों को समोसों में नशा आवर अशिया मिलाकर खिलाते हैं, जिसको खाते ही लड़कियाँ बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद ये उनको वैन में डालकर गुलशन बाई के अड्डे में पहुँचा देते हैं। वहाँ ये उनसे ज़बरदस्ती रक्स व सरूर की महफिलें सजवाते हैं और फिर उन लड़कियों की इज्जतों का सौदा कर दिया जाता है। मैं बहुत मुश्किल से आपको आगाह कर रही हूँ। इस हफ्ते की शाम गुलशन बाई प्रिंसिपल के साथ मिलकर बाहर मुल्क लड़कियों को बेचने वाली है। प्लीज़ हमारी ज़िंदगियों को और हमारी इज्जत को बचा लीजिए। ख़त लिखकर उसने पोस्ट कर दिया। हमारी कोशिशें रंग ले आई थी। पुलिस उनको पकड़कर ले जा चुकी थी। आज चमकीली के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसके मुजरिम सलाखों के पीछे थे। बहुत जल्द वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचने वाले थे। उसके बाद पुलिस ने तमाम लड़कियों को उनके घर पहुंचाया। हम जब चमकीली के घर के सामने उतरने लगे तो उसने इंस्पेक्टर से कहा कि उसे किसी दारुल अमान में छोड़ दें, क्योंकि कुछ लड़कियों को उनके वालिदैन ने कबूल न किया था। उन्होंने दारुल अमान में पनाह ली थी। मैंने चमकीली से कहा कि मैं अंकल आंटी से बात करूंगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी अगली बात सुनकर मुझे बेसाख्ता उससे हमदर्दी महसूस हुई।
کیونکہ اس کے والدین اس کے ساتھ ہوئے حادثے کو برداشت نہ کر پائے تھے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں چمکیلی کو اپنے گھر لے گئی۔ اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان تھا۔ آج اس کی وجہ سے میری عزت محفوظ تھی۔ میں نے گھر پہنچ کر دروازہ بجایا تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا، لیکن پھر ہمارے سارے سچائی بتانے پر مجھے زور سے گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا بھی گھر آ چکے تھے، انہیں بھی ساری سچائی پتہ چل گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ انہوں نے کیسے یقین کر لیا تھا کہ ان کی بیٹی کچھ غلط کر سکتی ہے۔ میں نے بابا سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی ضد نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی ضد کا بہت بھیانک انجام دیکھ لیا تھا۔ آج سٹی تھانے کے باہر روڈ پر بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ ہاتھوں میں پتھر لے کر جمع تھے۔ ہوتے بھی کیوں نہ، آج انصاف کا دن تھا۔ اس واقعے میں ملوث مردوں کے لباس میں موجود درندوں کو سر عام پھانسی دے دی گئی اور 2 درجن سے زائد عورتوں کو کوڑے مارے گئے اور پتھر مار مار کر سنگسار کر دیا گیا، جن میں گلشن بائی اور پرنسپل سر فہرست تھی۔ کاش کہ لوگ ایسے کام کرنے سے پہلے سوچ لیتے کہ ان کا انجام کتنا بھیانک اور خوفناک ہونا ہے۔ ہمارے ارد گرد معاشرے میں بہت سے ایسے ناسور ہیں جو گروپوں کی صورت میں شرافت کا لبادہ اوڑھے خطرناک جرائم سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنا ہر قدم احتیاط سے اور پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں سے محفوظ رہ سکیں۔ عزت ایک بار چلی جائے تو دوبارہ کبھی واپس نہیں آتی۔ افسوس تو ایسے لوگوں پر ہے جو خود کی بہن بیٹیوں کو سامنے رکھ کر دوسروں کی عزتوں سے کھیل جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔